Okay, students, let us start with today's session. Again, we are going to discuss few questions from your CS2B today. So, first question that we are going to target in today's session is September 19, question 3. Quickly open question paper on your screen. Let me open it on my screen as well. September 19, question 3. So, I think you are all able to see my screen. So, yes, let us start with this question. So, this is the फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू टारगेट इन टुडे सेशन. बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है. इट विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस व्हाइल गोइंग थ्रू दिस क्वेश्चन. बट काफी बच्चों ने मेरे से इस क्वेश्चन में रेस कर रखा था कि सर ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे टारगेट करें. सो दैट्स व्हाई आई पिक दिस क्वेश्चन इन टुडे सेशन. So again, we will be using same methodology. I will give you few minutes for each and every part. Then we will discuss it in class time only. ठीक है. So first two parts, 8 minutes. I am giving you 8 marks. I am giving you 6 to 7 minutes to quickly solve them on your R. उसको R पे solve करो और अपना कोड बेटा आप chat section में मुझे send कर सकते. Quickly go through first two parts of this question. We are going to discuss in next 6 to 7 minutes. Pretty simple. Quickly, students, proceed with it. We are going to discuss in next 6 to 7 minutes. Okay, students, those who are doing, keep on doing it. Those who don't know how to proceed with this question, they can look at my screen. So what question is saying? Let me read out that first. In an insurance company's portfolio, individual claim sizes in pounds follow an exponential distribution with parameter 1 into 10 raised to power minus 4, है ना. In R console, run the following code set.seed 123 and then use R to simulate 10,000 claims and plot a histogram of the simulated data. Paste your R code
एंड चार्ट इनटू योर आंसर। इस टाइप के अगर क्वेश्चन बेटा आपको आ रहे हैं ना तो समझ लो आपके लिए बोनस मार्क्स है। कुछ नहीं बोल रहे, वो आपको एक सेट करने के लिए बोल रहे हैं। क्यों सेट करते हैं बेटा ये? ताकि एग्जामिनर को अलग अलग आंसर से डील ना करना पड़े। ये क्या कर देगा? ये फिक्स कर देगा, इसमें रैंडमनेस खत्म हो जाएगी। जो आप डेटा जनरेट करोगे वही सारे आपके पीयर्स जनरेट करेंगे और वही एग्जामिनर के पास डेटा जनरेट हुआ हुआ पड़ा होगा। ठीक है, तो वैल्यूज 10,000 सिमुलेशंस की सेम आने वाले। 10,000 सिमुलेशंस आपने किस डिस्ट्रीब्यूशन से लेनी है? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से लेनी है। तो कौन सी कमांड हमने सीखी थी बेसिक आर की क्लासेस में? REXP। REXP बेटा आपको रैंडम नंबर जनरेट करवाएगा एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको वहां पे कॉल करना पड़ेगा ना। जैसे REXP लिखा, R बाइनोम, R ऐसे करके हमारा हम डिस्ट्रीब्यूशन अपना फिक्स कर लेते हैं। तो हमें 10,000 डेटा चाहिए। ठीक है, उसका हमने क्या करना है? उसका हमने सिर्फ एक हिस्टोग्राम बनाना है फर्स्ट पार्ट में। तो करें, चलो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जस्ट रन दिस कमांड set.seed 123। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूं बेटा? क्लेम्स एक मैं अपना वेरिएबल ले रहा हूं। क्लेम्स के अंदर मैं अपनी क्या सेट कर रहा हूं? REXP सिमुलेशन की 10,000 वैल्यूज स्टोर करवा रहा हूं विद पैरामीटर लैम्डा इक्वल्स टू जो गिवन है हमें क्वेश्चन में, दैट इज 0.0001। आई विल जस्ट रन दिस। अब अगर आपको डेटा देखना है तो आप क्लेम्स लिख के यहाँ पे डेटा देख सकते हो, है ना। यू कैन जस्ट सिंपली राइट हियर क्लेम्स। okay, I think my caps lock is on, so R is case sensitive, so ठीक है। तो यहाँ पे मेरी claims की सारी entries आ गई। Next what I will be doing, I will just be plotting the histogram with my claims data, and I have given heading as mean heading as histogram of 10,000 simulated claims value from the exponential distribution, that's it। सिंपली इट विल प्लॉट योर हिस्टोग्राम। तो ये हमारा बेटा हिस्टोग्राम आ गया, ये हमारा हिस्टोग्राम आ गया। तो मेरा स्क्रीन साइज आई थिंक थोड़ा सा छोटा है, इसको मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो सी दिस इज द प्रॉपर हिस्टोग्राम। इज इट क्लियर? तो इसको आपको कॉपी पेस्ट करके अपने वर्ड पे पेस्ट करके आपको बेटा दिखाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? क्लियर है बेटा फर्स्ट पार्ट? जल्दी से, ठीक है। started receiving a lot of yeses, let us move to the second part of the question। तो फर्स्ट पार्ट आई डोंट थिंक किसी को भी डाउट होगा। कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ रैंडम नंबर जनरेट करवा रहे हैं, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और हिस्टोग्राम प्लॉट कर रहे हैं। कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द सिमुलेटेड क्लेम्स इन पार्ट 1। तो क्या करना है? सिंपली मीन निकालना है उन सिमुलेटेड वैल्यूज का और वेरिएंस निकालना है। सिंपली मैं क्या चलाऊंगा? मीन हमारा बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, मीन के अंदर क्लेम्स पास करवा दूंगा, वैसे वेरिएंस के अंदर क्लेम्स पास करा दूंगा। अब बी पार्ट में क्या कह रहे हैं? compare your answers to part second A with the theoretical values expected from exponential distribution parameter this is। तो एक्सपोनेंशियल का मीन क्या होता है? 1 by लैम्डा, वेरिएंस क्या होता है? 1 by लैम्डा स्क्वायर। तो मीन क्या आने वाला है? तो इसको बस आप बेटा रेज़ टू पावर -1 कर दो, which will be 10,000 और वेरिएंस will be 10,000 का स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हमने जो हमारे सिमुलेटेड वैल्यूज का मीन और वेरिएंस आएगा उससे कंपेयर करवाना है। तो रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम मीन रन करेंगे। तो मीन आ रहा है हमारा 10,037, क्लेम्स आ रहे हैं और वेरिएंस आ रहा है हमारा 999764440। इज इट क्लियर? अब इसको हमने कंपेयर कराना है किससे? 10,000 और 10,000 के स्क्वायर से। तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा आ रहा है। अब बाकी जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? जो हम CS में डिटेल में पढ़ के आए हैं, बोलते हैं सैम्पलिंग एरर। तो ये हमारा सैम्पलिंग एरर। जितना आप अपने सिमुलेटेड वैल्यूज ज्यादा लेते रहोगे, जैसे अगर आप 1000 लेते वैल्यूज तो आपको एरर ज्यादा बड़ा मिलता है, अगर आप 100 लेते तो और बड़ा मिलता। अब 10,000 में छोटा है 1 लाख 10 लाख, अगर जितना बड़ा डेटा करते जाओगे, जितना हमने देखा ना n इंक्रीज करता है उतना एरर टर्म कम होती है, उतना सैम्पलिंग एरर कम होता जाएगा। सो thus हमने यही कमेंट लिखा है, theoretical value of mean will be 10,000, theoretical value of variance will be 10,000 square, simulated values are very close to the theoretical values, the difference is due to sampling error। Any doubts till here? Quickly tell me, then only I will give to the, then I will move to the next part। Quickly online students, jaldi tell me, jaldi se, first two parts clear to everyone or any more further clarification required? You can let me know। Shall we proceed?
Students waiting for responses. Whenever I will be receiving majority yeses, then only I will be proceeding. Students, is it clear till here? ठीक है. Now started receiving yeses. Let us proceed with the further parts. Now let us move to the next two parts. Directly let us move to the next two parts. चलो पहले एक पार्ट कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट थर्ड पार्ट करते हैं, फिर फोर्थ पार्ट में मूव करेंगे. थर्ड पार्ट में मैंने आपको एक फंक्शन सिखाना है. तो 4 मार्क्स का है, मैं आपको सिर्फ 4 मिनट दे रहा हूँ. ठीक है, एग्जाम में हमें थोड़ी कंजूसी करके चलनी पड़ेगी मार्क्स के साथ. ठीक है, अगर टाइम के कंजूसी नहीं करेंगे तो फिर वी विल एंड अप अटेम्प्टिंग ओनली 80 to 90 मार्क्स, विच इज नॉट गुड, स्पेशली फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम्स. ए में अगर आप 90-95 पे करके आओगे, आई विल बी सेइंग इट्स अ वेरी गुड अटेम्प्ट, बट बी में आई विल एक्सपेक्ट कि आप लोग 100 का करने की कोशिश करो. So time starts now for the third part. I need all the commands in the chat section. Quickly students. Very good students. I have started receiving few responses straight away. I think those students have practiced this question earlier, और अगर नहीं practice करा फिर आप बता रहे हो, pretty good. बहुत अच्छी बात है बेटा. तो डिस्कस करें. The insurer decides to take out an individual excess of loss reinsurance arrangement with a retention limit of 20,000. आप सबको पता है एक्सोएल ट्रीटी क्या होती है. एक सर्टेन लिमिट तक इंश्योरर बियर करेगा और सर्टेन लिमिट के बाद जो रिटेंशन लिमिट हम सेट करेंगे उसके बाद सारा क्लेम जो आएगा वो री इंश्योरर बियर करेगा. कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द क्लेम्स पेड अंडर दिस अरेंजमेंट बाय इंश्योरर बाय री इंश्योरर. तो इंश्योरर का क्लेम्स का मीन और वेरिएंस निकालना है और री इंश्योरर के क्लेम्स का मीन और वेरिएंस निकालना है. मींस 20,000 से नीचे वाले जो क्लेम्स आएंगे उनका मीन और वेरिएंस, और 20,000 से ऊपर जो क्लेम्स आएंगे उनका मीन और वेरिएंस री इंश्योरर के लिए निकालना है. इतना सा करना था. तो हम इस चीज को अगर हमें CS2A में आता है तो इतने बड़े बड़े हमें चीज करनी पड़ती है, इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ ना. पहले हम पे ऑफ्स बनाते हैं, है ना. रिटेंशन लिमिट इफ x लेस देन m तो ये होगा, x ग्रेटर देन m तो ये होगा. यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. अब यहाँ पे आपको आर की सिंप्लिसिटी दिखेगी, मैं आपको दिखाता हूँ. यू जस्ट हैव टू यूज द फंक्शन एज pmin एंड pmax. तो मैं दोनों की अभी आपको यूटिलिटी दिखाता हूँ. अच्छा, इसके अंदर जो हम अपना बेटा वेरिएबल बना रहे हैं इंश्योरर क्लेम्स 3,
इस पे कंफ्यूज मत होना, ये क्लेम्स 3 क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज नीचे वाले फर्दर पार्ट्स में ना वो आपको 6 रिटेंशन लिमिट्स के लिए मीन वेरिएंस निकलवाएंगे, तो उसमें जो 20,000 लिमिट हम लेंगे वो थर्ड नंबर पे आएगा, सेंडिंग ऑर्डर में थर्ड नंबर पे आएगा, तो इसलिए इन्होंने अभी से ही इसको इंश्योरेंस क्लेम 3 ले लिया। तो आपको कुछ भी बना सकते हो एट दिस पॉइंट, अगर आप एग्जाम में वाला पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हो, डजंट मैटर। तो यहाँ पे हमने क्या बना लिया, इंश्योरेंस क्लेम 3। और अब मैं आपको पहले इसको रन करके दिखाता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ कि कर क्या रहा है ये। इंश्योरेंस क्लेम्स 3 इज इक्वल्स टू पी मिन क्लेम्स कॉमा 20,000। तो ये पी मिन क्या करेगा, पी मिन का फुल फॉर्म क्या है, पैरेलल मिनिमम। तो मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे पी मिन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखो कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर रखा होता, तो हम गूगल पे भी उसको सर्च कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी के लिए यहाँ पे तो कुछ कुछ यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशंस दे रखी है, आप यू कैन रीड फ्रॉम हियर एज वेल, लेकिन मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। पीमेन क्या कर रहा है, पैरेलली मिनिमम देख रहा है। कैसे, क्लेम्स हमने अपना डेटा जनरेट करा था बेटा 10,000 वैल्यूज का, तो वो हर एक वैल्यू को 20,000 से कंपेयर करवाएगा और जो छोटा होगा उसको रिटर्न करता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लेम मेरा 10,000 का है, ठीक है, मान लो पहला क्लेम मेरा जो हमारे 10,000 वाला मैट्रिक्स है उसके अंदर पहली वैल्यू मेरी 10,000, तो इट विल कंपेयर 10,000 विद 20,000 व्हिच इज स्मॉलर व्हिच इज मिनिमम 10,000, तो 10,000 रिटर्न कर दे। मान लो अगली वैल्यू मेरी 21,000 है, तो विच इज स्मॉलर 20,000, तो वो 20,000 रिटर्न कर दे। इस तरीके से 10,000 वैल्यूज के लिए पैरेलली कंपेयर करवाता जाएगा और मिनिमम रिटर्न करता जाएगा। समझ आया, क्विकली यस और नो। तो इससे क्या होगा, 20,000 से छोटी वाली सारी वैल्यूज इंश्योरर को बियर करनी है, और 20,000 से ऊपर अगर कोई भी क्लेम आया तो फिर इंश्योरर कितना बियर करेगा, 20,000। तो पी मिन आपका फंक्शन वही चीज कर रहा है। दिस इज अ न्यू थिंग, सो दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन मच डिटेल। अब क्या करूंगा बेटा मैं, नाउ जस्ट आई हैव टू सिंपली कैलकुलेट मीन एंड वेरिएंस। सो मीन मेरा कितना निकल के आ रहा है 8671, एंड वेरिएंस कितना निकल के आ रहा है 439,64610। तो अगर हम रिमाइंड करें, हमारा टोटल 10,000 क्लेम्स का मीन कितना निकल के आया था, समवेयर अराउंड 10,000 समथिंग। तो ऑब्वियसली इंश्योरर का मीन कम ही होना चाहिए, वरना री इंश्योरर ट्रीटी लेने का फायदा क्या है, ठीक है। तो इंश्योरर को अपना रिस्क एक्सपोजर कम करना है, तभी वो री इंश्योरर के साथ अपना प्रीमियम शेयर करने के लिए एग्री होगा, और वही हम चीज देख रहे हैं। हमारा जो एक्सपेक्टेड क्लेम्स है इंश्योरर के लिए वो कम हो गए। इज इट क्लियर। अब सेम चीज हमने री इंश्योरर के लिए करनी है। तो अगर मिनिमम फंक्शन है वैसे एक पैरेलल मैक्सिमम फंक्शन है, तो पी मैक्स उसका ना क्या है पी मैक्स। अब पी मैक्स को मैं किससे कंपेयर करवाऊंगा ये मुझे बताओ। पी मैक्स को मैं कंपेयर करवाऊंगा जीरो से, जीरो कॉमा क्या, क्लेम अमाउंट माइनस रिटेंशन लिमिट, क्लेम अमाउंट माइनस रिटेंशन लिमिट। क्यों, क्योंकि मान लो क्लेम अमाउंट अगर 24,000 आया तो री इंश्योर को कितना बियर करना है, सिर्फ 4,000, ठीक है। तो क्लेम अमाउंट माइनस रिटेंशन लिमिट कितना रिटर्न करेगा 4,000, उसको किससे कंपेयर करेगा, जीरो से। दोनों में से कौन बड़ा है 4,000, तो 4,000 रिटर्न हो जाएगा। मान लो एक क्लेम आया 18,000 का, तो 18,000 माइनस 20,000 विल गिव यू माइनस 2,000। माइनस 2,000 और जीरो में से कौन सी चीज बड़ी है, जीरो, तो इट विल रिटर्न जीरो। क्योंकि क्लेम मेरा जो 18,000 का है वो रिटेंशन लिमिट से छोटा है, तो उस केस में रीइंश्योर की क्या लायबिलिटी है, जीरो। इस तरीके से सारी 10,000 वैल्यूज को रिटर्न कराता जाएगा और काफी सारा डेटा मेरा जीरो भी आएगा। तो जब मैं मीन निकाल रहा होता हूँ रीइंश्योर का, तो मैं जीरो भी इंक्लूड कराता हूं। अगर मैं कंडीशनल मीन निकाल रहा हूं, कंडीशनल मीन कैसे कैसे निकालते थे हम, याद है, z सच दैट z इज ग्रेटर देन जीरो, z गिवन z ग्रेटर देन जीरो, तब ये चीज काम नहीं आएगी। तब मैं क्या यूज करूंगा, pmax फंक्शन। तो कोई मुझे बता सकता है, अगर मुझे सिर्फ निकालना है z गिवन दैट z इज ग्रेटर देन जीरो, तब मैं pmax किससे कंपेयर करवाऊंगा, एनीवन। तब मैं इस तरीके से करूंगा ही नहीं। मैं किस तरीके से करूंगा बेटा, मैं सिंपली क्या बोलूंगा, क्लेम्स, क्लेम्स वाले वेक्टर में से मैं क्या कहूंगा, क्लेम्स में से आपके ऑन से क्लेम्स निकाल लो विच इज ग्रेटर देन 20,000, और उसमें से मैं 20,000 माइनस करके रिटर्न करवा दूं। इज इट क्लियर और नॉट। तो ये वाले तरीके से भी आप कर सकते हो, बट बेटर वे इज जो मैंने अभी आपको बताया, सिंपली पी मैक्स में हम जीरो कॉमा क्लेम्स माइनस रिटेंशन लिमिट कर देंगे। यू कैन सी हियर। सो मीन निकाल लेते हैं इसका और इसका वेरिएंस निकाल लेते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, क्विकली यस और नो।
सबको समझ आया? पी मीन पी मैक्स, क्विकली यस और नो इन द चैट सेक्शन, देन ओनली आई विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर ये पार्ट समझ आ गया तो नेक्स्ट पार्ट में कुछ भी नहीं। नेक्स्ट पार्ट में हमें सेम काम 6 रिटेंशन लिमिट्स के लिए करना है, अलग अलग 6 रिटेंशन लिमिट्स के लिए करना है, नथिंग एल्स। ओके, स्टार्टेड रिसीविंग yeses, then I think let us proceed. So now what they are saying, the insurer wishes to determine an appropriate retention limit and has asked on analyst to investigate the effect of different retention limits on mean and variance of claims. Calculate the mean and variance of claims paid by insurer and reinsurer. तो सेम वही चीज करनी है, मीन और वेरिएंस निकालना है इंश्योरर और रीइंश्योरर के क्लेम्स के लिए, लेकिन अलग अलग 6 रिटेंशन लिमिट्स के लिए, जिसमें से एक के लिए आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 5 और के लिए निकालना है, और इसके लिए आपको 8 नंबर दे रहे हैं, आई थिंक विच इज ह्यूज। बट मैं आपको सिर्फ 5 to 6 मिनट्स दे रहा हूं, क्विकली कंप्लीट फोर्थ पार्ट, वी विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट 5 to 6 मिनट्स, क्विकली स्टूडेंट्स।
ओके स्टूडेंट्स, दिस टाइम आई हैव रिसीव्ड अ लॉट मोर रिस्पॉन्सेस, काफी सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आया, बहुत इजी चीज थी। तो यहाँ पे बेटा अब समझ आया आपको, वहां पे हमने रीनेम में 3 क्यों करा था, है ना, इंश्योरर क्लेम्स 3 करा था। तो 3 क्यों करा था, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने वेरिएबल के नेम्स देने थे, इंश्योरेंस क्लेम 1, देन 10,000 लिमिट को 2, देन 20 के लिए 3 एंड सो ऑन, 50,000 के लिए 6। तो ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट में सॉल्व करते हैं, इसलिए उस तरीके से लिख लेते हैं। लेकिन आपको सपने नहीं आएंगे आप स्टार्टिंग के पार्ट में कोई भी नेम लेके उसको सॉल्व कर सकते हो। काफी बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सर वहां पे हमने इंश्योरेंस क्लेम्स 3 क्यों लिया, जबकि वो तो हम पहली बार सॉल्व करे। तो नेम्स पे बेटा मत जाओ, नेमिंग कन्वेंशन में बिल्कुल मत जाओ। आप लोग CS2 पढ़ रहे हो, ये सब हम CS2 में बहुत डिटेल में चीजें सीख चुके हैं। आपकी मर्जी है, जो मर्जी नेम लो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, आपके आंसर्स सही आने चाहिए, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं इस पार्ट में, वैसे इतना कुछ है नहीं डिस्कस करने के लिए। Simply what we will be doing, see here, insurer claims 1 will be P-min claims comma 5,000, then 2 P-min claims comma 10,000, then 4 claims comma 3,000, then 5 and then 6। 3 क्यों लगा, क्योंकि 3 हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या करा, मीन इंश्योरर करके एक नया वेक्टर बना लिया और उस वेक्टर के अंदर सारे मीन्स पास करा दिए। अब इसका भी कोई स्पेसिफिक रीजन होगा कि वो सारे मीन की वैल्यू एक अलग वेक्टर में सेव करवा रहे हैं। आगे वाले पार्ट्स में हो सकता है कुछ प्लॉटिंग पूछो, कुछ पूछो, जहां पे वो डायरेक्टली ये मीन इंश्योरर वाला वेक्टर डायरेक्टली कॉल करवा देंगे। लेकिन जरूरी नहीं है आपको इस पार्ट पे करते वक्त ये चीज पता हो। आप अलग 6 वाली मीन्स वाली कमांड लिख सकते हो, सिमिलरली अलग 6 की वेरिएंस वाली कमांड आप लिख सकते हो। लेट मी जस्ट सिंपली रन इट, ठीक है। तो ये हमारा रन हो गया। अब इसके बाद उन्होंने क्या करा, मीन इंश्योरर को कॉल करवा दिया। मीन इंश्योरर को वेक्टर को कॉल करवा दी। सी हियर, इज इट क्लियर। तो देखो एक ट्रेंड दिख रहा है हमें, जैसे जैसे रिटेंशन लिमिट इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे मीन इंक्रीज हो रहा है। वैसे ये फर्दर पार्ट्स में एक्सप्लेनेशन आपसे पूछेंगे तब ज्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ट्रेंड अभी आप देख सकते हो। सिमिलरली वेरिएंस के लिए भी इन्होंने क्या करा, वैर INS करके एक नया वेक्टर बना लिया और उसके अंदर सारे के सारे 6 रिटेंशन लिमिट से जो आपके इंश्योरर का मीन आया है, सॉरी इंश्योरर का जो आपका वेक्टर बना है, इंश्योरर का जो डेटा बना है इंश्योरर क्लेम्स का, उसका इन्होंने वेरिएंस निकाल लिया। वी विल जस्ट सिंपली रन इट and then call variance of insurer vector, it has given you all the values। similarly same काम हम reinsurer के लिए करना चाह रहे हैं। तो मैं reinsurer के लिए आपको समझा चुका हूं ऊपर Pmax फंक्शन। तो वहां उन्होंने क्या कर लिया, reclaims 1 reclaims 2। तो वेरिएबल नेम पे इतना फोकस मत करो, कोई मर्जी आप ले सकते हो। दिस हैव बीन गिवन इन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। उसके बाद सबको एक बार में कॉल करा दिया। अगर आप इंडिविजुअल डालते, जैसे वेरिएंस ऑफ रीइंश्योरर क्लेम्स 1 देन वेरिएंस ऑफ रीइंश्योरर क्लेम्स 2, तो इंडिविजुअल वैल्यूज आ जाती, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इन्होंने एक वेक्टर पे डाल के इसलिए कॉल करवाया क्योंकि उनको पता है फर्दर इनको कहीं वो वेक्टर डायरेक्टली यूज करना होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, क्विकली यस और नो, दिस पार्ट इज क्लियर, फोर्थ पार्ट इज क्लियर। तो मुझे लग रहा है फोर्थ पार्ट में कभी कभी मैं बोलता हूँ ना कि IFO थोड़ी सी नाइंसाफी करी है कि आपको 4-5 नंबर वाली चीज में 8 नंबर का पूछ लिया। तो यहाँ पे बेटा मैं आपको बोलूंगा थोड़ा डिलेर हुआ है। मेरे ख्याल से 4 से 5 नंबर से ऊपर नहीं पूछना चाहिए था, उसने 8 नंबर के लिए पूछ लिया। तो अगर आपसे ऊपर वाला पार्ट सॉल्व होता तो इसके 8 नंबर मिल जाते, वही ना होता फिर तो इसमें भी दिक्कत आ जाती। क्विकली टेल मी स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टिल हियर, जल्दी से, वरना 2 पार्ट्स रह गए, उसको थोड़ा सा स्पीडी वे में करेंगे बिकॉज आई हैव टू डिस्कस वन मोर क्वेश्चन बिफोर वाइंडिंग अप। इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर है सबको, कुछ भी नहीं करा अभी तक हमने क्वेश्चन, और बाकी 2 पार्ट्स में भी कुछ नहीं है। तो बहुत कम आपको ऐसे तोहफे देगा IFO, ऐसे क्वेश्चंस के तोहफे देगा बहुत कम। अगर ऐसा तोहफा मिलेगा तो आपको दोनों हाथों से कबूल करना है और 100% मार्क्स स्कोर करने ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, सबका ये सारा है। लेट अस मूव टू दी फर्दर पार्ट्स। तो क्या बोल रहे हैं आप, अब दिमाग वाला कुछ नहीं रह गया है, दिमाग वाला सिर्फ आपके लास्ट पार्ट में कमेंटिंग करनी है। फिफ्थ पार्ट में आपको क्या बोल रहे हैं, प्लॉट योर रिजल्ट्स फ्रॉम पार्ट 4 ऑन 4 सेपरेट चार्ट्स। 4 सेपरेट चार्ट्स कौन से होंगे, इंश्योरर की 6 रिटेंशन लिमिट के लिए मीन, रीइंश्योरर के 6 रिटेंशन लिमिट के लिए मीन, इंश्योरर की 6 रिटेंशन लिमिट के लिए वेरिएंस, रीइंश्योरर के 6 रिटेंशन लिमिट के लिए वेरिएंस। तो आपको ये 4 चीजें डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट पे दिखानी है।
ठीक है, और इसके लिए आपको 4 नंबर देते हैं। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ आपको 4 नंबर बिल्कुल सही दिए हैं। एक एक कमांड लिखनी है, पहली कमांड में हो सकता है आपको 2 से 3 मिनट लग जाए, लेकिन बाकी 3 कमांड तो उसको कॉपी पेस्ट कर लेना, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे इसलिए बेटा आपको ऊपर वो वेक्टर बना देते, क्योंकि यहाँ पे वो प्लॉट्स वाले केस में डायरेक्टली वेक्टर पास करवा देंगे। ठीक है, तो आपको वाई एक्सेस पे अपना मीन वेरिएंस शो करना है, और एक्स एक्सेस पे आप रिटेंशन लिमिट्स ले सकते हो। तो पहले जितने भी रिटेंशन लिमिट थी उसको एक नए वेक्टर में सेव करवा लो, और फिर आप प्लॉट कर सकते हो। सो फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट के लिए मैं आपको कंबाइंडली 5 to 7 मिनट्स दे रहा हूँ, नॉट मोर देन दैट। अच्छा, नंदिनी का कमेंट आया, सर अब तो इतने इजी क्वेश्चंस नहीं देंगे। यू नेवर नो नंदिनी, मैं यही बोलता हूँ अपने सारे सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को, ये ना हो आप हमेशा वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होकर जाओ और ये इजी चीजें छोड़ दो, रिवाइज करना छोड़ दो, और एग्जाम आपको कभी कभार वो इजी पूछ लेते हैं। CS2 का अगर मैं ट्रेंड देखूं तो बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट ट्रेंड आ रहा है पास्ट 2-3 डाइट से। तो हो सकता है, यू नेवर नो, इस बार वो थोड़ा सा इजी चीजें पूछ ले, यू नेवर नो। तो यू शुड बी मेकिंग वेरी श्योर कि हमारा इजी चीजें बहुत अच्छे से भी कवर्ड, उस पर हम लोग स्पीड अटेन कर रहे हैं। तो अगर 30 नंबर का क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है इस बार सितंबर डाइट में, तो आपको कोशिश करनी होगी कि मेरा 20 से 25 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो। इज इट क्लियर नंदनी? Others, quickly proceed with fifth and sixth parts in next 5 to 7 minutes. जल्दी से इन दोनों पार्ट्स को कर लो, then we'll move to the next question. Quickly students.
ओके स्टूडेंट स्टार्टेड रिसीविंग फ्यू रिस्पॉन्सेस। तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड था बेटा सिक्स्थ पार्ट के आंसर्स पे। फिफ्थ पार्ट तो आप सब कर ही लोगे। आप लोगों को जहां कमेंटिंग आते हैं वहां आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो कि कैसे लिखना है। यहाँ पे तो 6 नंबर का है, तो एटलीस्ट आपको 6 पॉइंट्स तो बनाने पड़ेंगे टू गेन फुल 6 मार्क्स। सो लास्ट 2 मिनट्स, मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ सिक्स पार्ट पे, तो स्टार्ट गिविंग मी आंसर्स फॉर सिक्स पार्ट नाउ जल्दी से। आई एम गिविंग यू लास्ट 2 मिनट्स क्विकली। Okay students, let us start discussing the last two parts. So फिफ्थ पार्ट में बेटा हमें प्लॉट करने को कहा था, पहले हम वो देख लेते हैं। सिंपल सा हमें प्लॉट करना है, तो देखो हमने क्या करा है। सबसे पहले एक x नाम का वेक्टर ले लिया और उसके अंदर हमने सारे रिटेंशन लिमिट्स स्टोर करवा दी। अब यहाँ पे हमने सिंपल क्या रन करा है, प्लॉट फंक्शन मैंने रन करा है, जहां पे मैंने x एक्सेस के लिए x वेक्टर दे दिया, y एक्सेस के लिए मैंने मीन INS यूज कर लिया। आपको याद होगा मीन INS मैंने वेक्टर बनाया था जिसमें सारी मीन ऑफ इंश्योरर क्लेम्स सेव हो रहे थे, ठीक है, मीन ऑफ इंश्योरर क्लेम स्टेट हो रहे थे। उसके अलावा मैंने सिर्फ क्या लिखा है, लेबलिंग करी है। एक्स लेवल पे मैंने रिटेंशन लिमिट लिख दिया, वाई लेवल पे मैंने मीन क्लेम अमाउंट पेड बाय इंश्योरर लिख दिया, और मीन मीन हेडिंग क्या दे दी, मीन क्लेम अमाउंट फॉर इंश्योरर बाय रिटेंशन लिमिट। अच्छा, इस कर्व से हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो मैं सिक्स पार्ट के आंसर हर एक कर्व के साथ साथ दे रहा हूं आपको कि जैसे जैसे हमारी रिटेंशन लिमिट इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारा मीन क्लेम अमाउंट भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं वो अच्छे रेट से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बाद में जाके that is increasing at a decreasing rate. So mean claim amount is increasing at a decreasing rate, और जैसे रिटेंशन लिमिट बढ़ती जा रही है तो जो मेन हमारा मेन क्लेम अमाउंट है, वो जो हमारा टोटल क्लेम अमाउंट था, जो टोटल मीन क्लेम अमाउंट था वो कितना था, समवेयर अराउंड 10,000, उसको रीच कर रहा है। तो देख रहे हो जैसे जैसे रिटेंशन लिमिट बहुत इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे मीन क्लेम अमाउंट बाय इंश्योरर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू मीन क्लेम अमाउंट, टोटल मीन क्लेम अमाउंट। तो ये सब ऑब्जर्वेशंस मैंने सिर्फ अपने पहले ग्राफ से ही करे। तो सेकंड ग्राफ भी देख लेते हैं। सेकंड ग्राफ बेटा मेरा किसका आ गया, रीइंश्योरर के मीन्स का आ गया। अगेन यहां देख लो मैंने प्लॉट फंक्शन यूज करा है, वेयर एक्स एक्सिस के मैंने सेम एक्स वेक्टर यूज करा है जहां पे मैंने रिटेंशन लिमिट सेव करवाई थी। वाई एक्सिस के लिए मैंने क्या यूज कर लिया, मीन री अपना वेक्टर यूज कर लिया, जहां पे अंदर अंदर हमने हर एक रिटेंशन लिमिट के लिए रीइंश्योरर का मीन सेव करवाया था। अगेन देन लेबलिंग दे दी, अगेन देन लेबलिंग कर दी। अब यहाँ पे मुझे क्या ट्रेंड दिखाई दे रहा है, मीन क्लेम अमाउंट पेड बाय रीइंश्योरर इज डिक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट पे ही वो डिक्रीज होता जा रहा है एज रिटेंशन लिमिट्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। और वैसे आप कैसे देख सकते हो इस ट्रेंड को, जो आपका रीइंश्योरर का
मीन क्लेम अमाउंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल क्लेम अमाउंट माइनस इंश्योरर का मीन क्लेम अमाउंट। तो ये हम इसके अंदर कमेंट कर सकते हैं। तो वेरिएंस के अंदर हम कंबाइंडली कमेंट करेंगे। पहले मैं आपको वेरिएंस के कर्व्स दिखा देता हूं दोनों के। तो इंश्योरर का वेरिएंस का कर्व देखो, ये आपका इंक्रीजिंग कर्व है एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि जैसे जैसे आपकी रिटेंशन लिमिट इंक्रीज होगी वैसे वैसे वेरिएशन इंक्रीज होगा, है ना, वैसे वैसे वेरिएशन इंक्रीज होगा तो हमारा वेरिएंस इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे भी हम सेम चीज बोल सकते हैं, जैसे जैसे रिटेंशन लिमिट आपकी बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम बोल सकते हैं इसका वेरिएंस टेंड करेगा ओवरऑल वेरिएंस का। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें 50,000 के रिटेंशन लिमिट पे हमें क्या मिला था बेटा, वेरिएंस समवेयर अराउंड 93370,367, which is very close to overall variance, which is very close to overall variance. Is it clear? Last but not the least, reinsurer का variance for different retention limits, again as expected it will keep on decreasing as retention limit increases. decrease क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ उसके ऊपर वाले क्लेम से बेटा ऑब्जर्व करना है। अगर 10,000 रिटेंशन लिमिट है तो 10,000 से सारे बड़े वाले क्लेम्स हमने ऑब्जर्व करना है, तो नंबर ज्यादा आने वाले हैं। तो जैसे जैसे हम रिटेंशन लिमिट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ क्लेम्स ही हमारे बहुत कम रहते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक लास्ट कमेंट हम ये कर सकते हैं, क्योंकि हमें ओवरऑल वेरिएंस के थ्रू कमेंट करने को कहा था। देखो, कमेंट विद रेफरेंस टू द टोटल वेरिएंस। तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक रिटेंशन लिमिट के लिए ना वेरिएंस ऑफ इंश्योरर प्लस वेरिएंस ऑफ रीइंश्योरर करके कंपेयर करवा सकते हैं कि कौन सी रिटेंशन लिमिट हमारे लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने ऐसे करके दिखा रखा है, तो मैं दोनों लाइन्स रन कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, मैंने क्या करा है, टोटल वेरिएंसेस, वेरिएंस ऑफ इंश्योरर प्लस वेरिएंस ऑफ रीइंश्योरर, ये सिर्फ मैं कंपेयर करवाने के लिए कर रहा हूँ, कंपेयर करवाने के लिए कर रहा हूँ कौन सी रिटेंशन लिमिट हमारे लिए बेस्ट है। जहां पे हमारा ये टोटल वेरिएंस कम होने वाला है वो रिटेंशन लिमिट हमारे लिए बेस्ट होने वाली है। देखो कौन से थर्ड नंबर वाला जो टोटल वेरिएंस है वो कम है, तो थर्ड नंबर वाली कौन सी थी, तो सबसे पहले वाले पार्ट्स में थे जहां पे आपने मेरे से पूछा था सर यहाँ पे हमने मीन इंश्योरर 3 क्यों लिया, तो 20,000 लिमिट थी आई थिंक, तो 20,000 लिमिट विल बी दी बेस्ट केस सिनेरियो फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रीइंश्योरेंस ट्रीटमेंट। तो 20,000 वाले के लिए हमारा जो वेरिएंस है सबसे कम आ रहा है, हम यही चाहेंगे ना, वेरी सबसे कम करें, तो 20,000 is the best case. So with this we have completed this particular question. If you have any doubts, quickly raise them, otherwise we will straight away jump to the next question. Quickly students, last 2 minutes, if you have anything to ask in this question जल्दी से पूछ लो, फिर हम next question पे jump करते हैं। Quickly put that in the chat section if you have anything to ask. So 6 marks की थी हमारी commenting. I have almost pointed out 6 to 7 comments. Okay, Priyansh is saying एक बार सर where re दिखाना. So let me take you to where re. So here it is, Priyansh. Nandani is saying no doubts. Tejal is saying no doubts. Aryan is saying no doubts. Quickly note down, Priyansh. Quickly note it down. Then we'll proceed to next question. Okay, Priyansh is saying sir Pmax भी दिखा दो. Pmax. Let me show you Pmax. So here it is, Priyansh. Quickly note it down. Here it is. Quickly note it down, Priyansh. Others, if you still have any doubts, quickly raise them. Okay, everyone is saying done, including Priyansh. Let us move to the next question straight away. So, next question that we are going to discuss is from September 2020. Students, quickly open September 2020 question paper. Quickly open September 2020 question paper. Let me open it on my screen as well. We are going to discuss September 2020 question 2. 2-3 बच्चों ने मेरे से इसका एक डाउट पे पूछा था, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे।
So here it is, September 2020. Question 2, 20 marks. We are going to invest 20-30 minutes on this question now. So students, quickly start reading out the question. So I think my screen is not visible. Is this visible now? Aryan, is it visible now? So Aryan was saying my screen was not visible. So students, quickly start going through the question. We are going to discuss first three parts. First three parts in next 5 minutes. So first three parts belongs to 4 marks. So we are going to discuss the first three parts in next 5 minutes. जल्दी से सॉल्व कर लो. बहुत इजी फर्स्ट थ्री पार्ट्स और जो अभी हम करके आए हैं उन्हीं फंक्शंस का यूज करके आपके पहले तीन पार्ट्स हो जाएंगे. Quickly solve it students, then we will proceed. Quickly. सो बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन कुछ कुछ बच्चों ने मेरे से इसके फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में डाउट्स पूछ रखे थे जहां पे हमें लाइक्लीहुड फंक्शन बनाना था और एमएलए निकालना था. तो जल्दी से देख लो इसको फिर डिस्कस करते हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट थ्री पार्ट्स इन नेक्स्ट 5 minutes. क्विकली स्टार्ट मेकिंग सेंस आउट ऑफ इट.
Okay, started receiving few responses now. Let us start discussing it. Those who are doing, keep on doing it. Again, those who don't know how to proceed, they can look at my screen. Before answering this question, generate the vector x in R using the following code. तो आपको ये सेम चीज दे रखी है, set seed 1027 REXP फंक्शन यूज करना है, 1000 सिमुलेशन लेनी है आपको और रेट यूज करना है 0.01। ये डेटा आपको दे रखा है, तो पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, तभी मैंने आज की क्लास में सेम दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेने का ट्राई करा था। द वेक्टर एक्स रिप्रेजेंट्स द ग्रॉस क्लेम साइजेस ऑफ 1000 क्लेम्स, ठीक है। द पेमेंट्स आर टू बी स्प्लिट बिटवीन एन इंश्योरेंस कंपनी एंड इट्स रीइंश्योरर अंडर एन एक्सेस ऑफ लॉस इंश्योरेंस अरेंजमेंट विद रिटेंशन लिमिट ऑफ m equals to 400। तो आप देख रहे हो बिल्कुल सेम चीजें चल रही है। डिटरमिन द प्रोपोर्शन ऑफ द क्लेम्स दैट आर फुली कवर्ड बाय द इंश्योरेंस। तो थोड़ी डिफरेंट टाइप की चीज है ना, हमें सिर्फ क्या बताना है, प्रोपोर्शन ऑफ क्लेम्स कवर्ड बाय इंश्योरेंस। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे 1000 क्लेम आए, उस 1000 में से कितने क्लेम्स ने 400 को ब्रीच करा, उसका हमें टोटल नंबर चाहिए और उसको फिर हमें 1000 से डिवाइड करवाना है। इतना सा काम करना है। तो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस यूज कर सकते हो, लेकिन जो मैंने फंक्शन यूज करा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने क्या करा है, मैंने सिंपली क्या करा, x लेस देन 400, x लेस देन इक्वल्स टू 400, तो वो चीज आपको क्या दे देगा, वो ट्रू फॉल्स देगा, वो आपको ट्रू फॉल्स देगा। फिर मैंने उनका सम करवा दिया, तो जहां जहां ट्रू होएगा उसको वो सम कर देगा और वो आपको एक नंबर दे देगा और उसको फिर मैं डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा। लेट मी शो यू इन आर, let me just quickly show you in R now. I will delete everything. So this is the question. First I will be running set seed, then I will be running claims. Oh, I think this is the last question and we are going to discuss this question. Sorry. So it is set seed 1027. Yes. Then I will be saving it under, I will be saving 1000 simulations under a variable X. ठीक है, समझ आया। और इसके बाद मुझे क्या करना है बेटा, प्रोपोर्शन ऑफ क्लेम्स निकालना है। तो प्रोपोर्शन ऑफ क्लेम्स में कैसे निकालने वाला हूं, लेट मी जस्ट क्विकली शो यू बाय राइटिंग दैट फंक्शन। आई विल बी जस्ट सेइंग सम कर दो किसका, फॉर ऑल वैल्यूज विच इज, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ क्लेम्स विच इज लेस देन 400, और इस चीज को मैं 1000 से डिवाइड करवा दूं। So it will simply give you 0.987. So 98.7% of claims are breaching your retention limit. So that is covered by insurance. Is this clear? अगर अभी भी किसी को क्लियर नहीं हो रहा तो मैं करके दिखा दूंगा। कर क्या ये चीज, x लेस देन इक्वल्स टू 400 अगर मैं रन करूंगा तो देखो ये मेरा ट्रू फॉल्स देगा। जहां जहां x 400 से बड़ा है वहां वहां फॉल्स आ जाएगा और जहां जहां छोटा या बराबर है तो ट्रू आ जाएगा। वो क्या करेगा, जब मैं सम कर रहा हूं तो हर एक ट्रू को वो 1 ले लेगा बाय डिफॉल्ट, है ना। बाइनरी ऑपरेशन है, फॉल्स से 0, ट्रू इज 1, तो सारे वंस को ऐड करके उसका सम कितना है 987 और उसको मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया 0.987। Pretty simple. Now let us move to the second part. Generate an additional vector y which is of the same length as x such that y represents amounts to be paid by the insurer under each component of x. So I don't think इसमें किसी को अब डाउट होगा. So we will be using pmin function again. तो रिटेंशन लिमिट में पहले 400 से सेट कर दूंगा और फिर मैं y वाला एक वेक्टर ले लूंगा, y वाला एक वेरिएबल ले लूंगा, उसको सिंपली क्या कहूंगा, पैरेलली चेक करो हर एक क्लेम की वैल्यू विद रिटेंशन लिमिट। तो y के अंदर क्या आ जाएगा, या तो एग्जैक्ट क्लेम की वैल्यू आ जाएगी और अगर क्लेम 400 से बड़ा होगा तो 400 आ जाएगा। अगेन y की वैल्यूज अगर आप सारी चेक करके देखना चाहते हो तो देख सकते हो, यहाँ पे सिंपली y को कॉल करवा दो, सिंपली कॉल y हियर। तो यहाँ पे देखो एग्जैक्ट आपको वैल्यूज मिल गई y की। कहीं कहीं आपको 400 भी दिखेगी, कहीं कहीं आपको 400 भी दिखेगी। देखो 400 भी आ रही है। 400 कहाँ आएगी, जहां पे क्लेम अमाउंट ग्रेटर देन 400 होगा। सिमिलरली रीइंश्योरर के लिए हमें बोला है थर्ड पार्ट में, generate additional vector z which is of the same length as x such that z represents the amount of, अच्छा वहां पे मैंने आपको बताया था ना दो तरीके थे, या तो आप p max यूज कर लो या फिर आप सिर्फ वही वाले क्लेम्स ले लो जो 400 से बड़े हैं। लेकिन इस केस में वो चीज नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे बोले सेम साइज हो। सेम साइज मतलब z वेक्टर में भी 1000 वैल्यूज होने चाहिए, मतलब जहां पे क्लेम साइज लेस देन रिटेंशन लिमिट है वहां पे z को 0 स्टोर करवाना ही करवाना। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मेथड है p max यूज करके। सो अगेन वी विल सिंपली यूजिंग p max 0, x minus n.
वी विल बी सिंपली रनिंग दिस। अगर आपको वैल्यूज देखनी है तो यहाँ पे अगेन z को कॉल करवा सकते हो, करने की जरूरत नहीं है जब तक हमें क्वेश्चन में कुछ करने को नहीं बोला, हमें अपना एडिशनल दिमाग नहीं लगाना बेटा। तो देखो सारे जीरो से दिख रही है आपको कि देखो 0.987 आया था, इसका मतलब 987 वैल्यूज तो लेस देन रिटेंशन लिमिट है, और जो रिटेंशन लिमिट से बड़ी होंगी सिर्फ वहां वहां आपको वैल्यूज दिख जाएगी। सो दीज आर ग्रेटर देन 400, सो इट माइट बी 441। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? क्विकली यस और नो टिल हियर। सो फर्स्ट थ्री पार्ट्स वर रियली रियली सिंपल, कुछ करना ही नहीं था। फोर्थ पार्ट भी बहुत सिंपल है, था फिफ्थ पार्ट भी सिंपल, लेकिन फिफ्थ पार्ट में मुझे आपको एक चीज सिखानी है कि आपको इसके अंदर आर के अंदर डायरेक्टली अगर एमएलए निकालना है तो वो कैसे निकालोगे। दैट्स व्हाई आई हैव शॉर्टलिस्टेड दिस क्वेश्चन, क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट्स को उसमें डाउट था। जल्दी से बता दो सबको क्लियर है यहां तक? ठीक है, स्ट्रेट अवे स्टार्टेड रिसीविंग अ लॉट ऑफ yeses. Let us move to the next part. So quickly do the fourth part. In this they are saying an actuary assumes that the underlying gross claims distribution follow an exponential distribution of some unknown rate lambda. ठीक है, the actuary needs to estimate this lambda using the claim amounts recorded in vector y. अब आपने lambda को 0.01 लेके अपने क्लेम्स बनाए, लेकिन अब वो कह रहे हैं उन्हीं क्लेम्स को यूज करके आपके लैम्डा अननोन है, तो आपको लैम्डा एस्टिमेट करना है। लेकिन अभी के लिए वो क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्ट आर कोड दैट कैलकुलेट्स द लॉग लाइक्लीहुड एज अ फंक्शन ऑफ द पैरामीटर लैम्डा गिवन दैट claims amount data in vector y. Is it clear? सिर्फ y के लिए हमें ये काम करना है, ओवरऑल x के लिए नहीं करना। सिर्फ जो इंश्योरर क्लेम्स पे कर रहा है सिर्फ उस y के लिए हमें अपना ये लॉग लाइक्लीहुड का कोड लिखना है। तो आप सिंपली लॉग लाइक्लीहुड का, बेटा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, 10 मार्क्स से इतना टाइम नहीं है मेरे पास आपको 10 मिनट्स देने के लिए, मैं आपको सिर्फ 4 to 5 मिनट्स दे रहा हूँ। क्या करना है, सिर्फ लॉग लाइक्लीहुड का आपको एक फंक्शन बनाना है जो कि लैम्डा एज अ पैरामीटर लेगा, ठीक है, और वो आपको लॉग लाइक्लीहुड का फंक्शन दे देगा। मतलब जो पहले दो स्टेप हम अपने कॉपी पे करते हैं ना, क्या सबसे पहले आप पाई लेते हो, पाई लेने के बाद लॉग ले लेते हो, तो लॉग लेने के बाद जो इक्वेशन आती है ना, सिर्फ वो आपको पास करवानी है उस फंक्शन में। So I have given you a lot of hints. Now I am giving you 4 to 5 minutes. Quickly attempt it, then we will discuss. जल्दी से।
ओके, स्टार्टेड रिसीविंग फ्यू रिस्पॉन्सेज। तो बहुत इजी टास्क दिया था मैंने आपको। अगर मैं आपको मैनुअली भी डिस्कस करूं बेटा, मैनुअली भी डिस्कस कर सकते थे। वो क्या लेंगे, पाई आई गोइंग फ्रॉम 1 to n ई रेज टू पावर लैम्डा इंटू ई रेज टू माइनस लैम्डा एक्स। और जब मैं अपना पाई खोलूंगा तो क्या बन जाएगा, लैम्डा रेज टू पावर n ई रेज टू पावर माइनस समीशन एक्स आई, यही बनेगा ना, लैम्डा रेज टू पावर n ई रेज टू पावर माइनस समीशन वाई आई ले लो, क्योंकि हमें वाई लेने के लिए बोला है। और फिर जब मैं लॉग लूंगा तो सिंपली क्या आ जाएगा, n इंटू लॉग लैम्डा माइनस समीशन वाई आई इंटू लैम्डा। बस ये करना था हमें। अब समीशन वाई आई को आप एक अलग से वेरिएबल में सेव करवा सकते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूं कोड पे डायरेक्टली। तो बहुत इजी 10 मार्क्स है। अगेन फॉर मी दिस ओनली डिजर्व्स 5 to 6 मार्क्स। यहाँ पे अगेन आपको ओवरवेलमिंग मार्क्स दिए आईएफओए में। सो दिस इज द फंक्शन दैट आई विल बी यूजिंग। तो पहले बेटा मैंने एक वेरिएबल में सम ऑफ वाई स्टोर करवा लिया, क्योंकि समेशन वाई आई जो था उसके लिए मैंने एक एस वेरिएबल में उसको सेव करवा लिया। और फिर मैं ये फंक्शन रन कर दूंगा। फंक्शन एक बार समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं। लॉग लाइक मैंने एक फंक्शन लिया LOGLI के इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा का फंक्शन हमें जैसे क्वेश्चन बोला था, तो हमने एक लैम्डा का फंक्शन लिया और फिर मैंने अपना कोड पास करवाया एल इक्वल्स टू, एल क्यों पास करा, क्योंकि मैं रिटर्न एल की वैल्यू ले लूंगा। एल इक्वल्स टू 987। 987 कहां से आया, एन। एन क्या था बेटा, बहुत बच्चों ने मुझे यहाँ पे गलत भी दिया। गलत क्या दिया आंसर, आंसर गलत ये दिया कि उन्होंने 1000 दिया। 1000 नहीं आएगा बेटा, सिर्फ वाई के लिए करने को बोला था। और फर्स्ट पार्ट में इसलिए उन्होंने प्रोपोर्शन कैलकुलेट करवाया था। सिर्फ 987 वैल्यूज है जो इंश्योरर के लिए वैल्यूएबल है। 13 तो ब्रीच कर जाएंगी। सर डिवाइडेड बाय वाई फैक्टोरियल भी तो होगा। नंदनी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा फैक्टोरियल कहां से आ गया, क्विकली टेल मी नंदनी। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा आपका फैक्टोरियल का क्या यूज है। वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स नंदनी, क्विकली टेल मी। इन द मीन वाइल स्टूडेंट्स फोकस ऑन दिस फॉर्मूला। अगेन जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, n log lambda। n क्या है बेटा मेरा 987। I गोइंग फ्रॉम 1 to 987, देन माइनस समीशन yi into lambda। तो समीशन yi को मैंने किसमें सेव करा दिया, s वेरिएबल में into lambda। तो ये मेरा फंक्शन बन गया किसका, लॉग लाइक का। और यहां पे मैंने अपना l को पास करवा दिया। तो अगर आप कुछ लैम्डा की वैल्यू लेके इसको सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे अगर हमें क्वेश्चन में इनिशियल जो गेस था वो हमें ऑलरेडी दे रखा है कि हमने 0.01 लेके सॉल्व कर रखा है, तो 0.01 लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.01। तो देखो हमारे लॉग लाइक्लीहुड की वैल्यू क्या आ रही है, -5509.946। अगेन ये करके नहीं देखना आपको, क्वेश्चन में इसके रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है। इज इट क्लियर students, any doubts till here? Then I will move to the last part and the most important part of this question, क्योंकि वहां पे आपको मैं कुछ नया बताने वाला हूँ। ऑलरेडी वैसे आपके कोर रीडिंग में ये वो वाला फंक्शन भी गिवन है, लेकिन मैं आपको उसका यूसेज सिखाने वाला हूँ। फर्स्ट टेल मी, इज इट क्लियर टिल हियर? नंदनी कंफ्यूज हो गए थे बेटा, क्लियर है अब यहाँ तक? अदर्स एज वेल, यस और नो? इज इट क्लियर टिल हियर? शैल वी प्रोसीड? वेटिंग फॉर रिस्पॉन्सेज स्टूडेंट्स, देन ओनली आई विल मूव टू द लास्ट पार्ट। आप बताओ, ये 4 लाइनें लिखने के लिए आपको 10 नंबर दे रहे हैं, कितनी नाइंसाफी है ना? आप कम में जब ज्यादा पूछे तब तो नाइंसाफी बोलते हो, अब नहीं बोलोगे, अब बोलोगे सर ये तो हमारा हक है ना? ठीक है, कहीं ना कहीं बेटा वो कंपनसेट कर लेंगे एग्जाम पेपर, ठीक है? अगर वो आपको इजी मार्क्स दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपसे निकाल भी लेंगे। तो इतना काम आप अपने कॉपी पेन में कर सकते थे। ये वाला जो काम है जो मैंने आपको वर्बली बताया, अगर आप वर्बली नहीं सोच पा रहे तो आप कॉपी पेन पे करके डायरेक्टली मैथ्स ही तो लिखनी है, सिर्फ मैथ्स लिखनी थी, नथिंग एल्स। तो चलो लास्ट पार्ट पे मूव करते हैं। सो दोज हु आर डूइंग दिस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो 6 मार्क्स का है, इसके लिए मैं आपको 3 to 4 मिनट्स दे रहा हूं। ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ लैम्डा एट विच द लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन रीचेस टू इट्स मैक्सिमम। आई एम गिविंग यू ओनली 3 to 4 मिनट्स। या तो आता या नहीं आता, इसमें सोचने वाला कुछ नहीं, इसलिए मैं आपको सारा टाइम नहीं दे रहा। 3 to 4 minutes, quickly attempt it, then we will discuss.
ओके, स्टार्टेड रिसीविंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेस। स्ट्रेंजली मेरे पास काफी रिस्पॉन्स आए हैं, तो काफी बच्चों ने मुझे आंसर दिया कि सर डायरेक्टली क्या इसमें हम कॉपी पेन पे एमएलए निकाल के आंसर नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। इन्होंने कहा बोला कि कोई फंक्शन बनाओ, कुछ बनाओ, क्यों नहीं लिख सकते? आप जब एमएलए नॉर्मल कॉपी पेन से सॉल्व करोगे तो लैम्डा का आंसर क्या आएगा? लैम्डा कैप विल बी इक्वल्स टू एन अपॉन समीशन वाई आई। एन हमारा 987 और समीशन वाई आई को तो हमने सम ऑफ वाई में स्टोर करवा रखा है। यू कैन सिंपली राइट लैम्डा एस्टिमेट इज 987 अपॉन सम ऑफ वाई। यू कैन सिंपली राइट इट। तो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है आपको 987 by sum of y. If I just simply run it, this will fetch you 6 marks. बस थोड़ा सा एक स्टेटमेंट आपको अपने वर्ड शीट पे लिख के आना पड़ेगा that by solving this log likelihood function my lambda estimate will comes out to be this. बट आर कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं तो मजा नहीं आ रहा कि कॉपी पे सॉल्व करके आर यूज करें। आर का तो कोई फंक्शन यूज करें। एक हम फंक्शन नया यूज करने वाले हैं विच इज NLM, नॉन लीनियर मिनिमाइजेशन। बहुत ध्यान से समझना, अगले 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है आज के सेशन बिकॉज वी आर लर्निंग समथिंग न्यू। NLM मैं क्वेश्चन मार्क करके आपको दिखा देता हूं पहले इस फंक्शन के बारे में, नॉन लीनियर मिनिमाइजेशन। लेकिन आप बोलोगे सर एमएलए तो मैक्सिमाइजेशन होता है, तो बेटा मैक्सिमाइज करना है हमें फंक्शन मिनिमाइजेशन का, तो क्या करते हैं? फंक्शन को ही हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर फंक्शन को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके अंदर पास करवाएंगे तो माइनस का मिनिमाइजेशन इज इक्विवेलेंट टू मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो हमने एनएलएम फंक्शन यूज करके जो लाइक्लीहुड फंक्शन हमने बनाया था उसको नेगेटिव ले लो, उसको -1 से मल्टीप्लाई करके एक नया फंक्शन बना लो और उसको यहाँ पे पास करवा दो। आपकी एमएलई अपने आप वो फंक्शन निकाल के दे देगा। NLM function will fetch you the MLA results directly. How? Let us see the code. तो सबसे पहले समझ आ गया, दिस इज मिनिमाइजेशन फंक्शन। तो हमने अपने जो लॉग लाइक्लीहुड बनाया था तो उसको हमें -1 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या थी? 987 इंटू लॉग लैम्डा माइनस लैम्डा इंटू एस। तो ये मेरी चेंज ऑफ क्या हो जाएगी? -987 इंटू लॉग लैम्डा प्लस लैम्डा इंटू एस। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने सेम फंक्शन दोबारा बनाया है, s equals to sum of y, log like equals to function of lambda। तो मैंने वही सेम फंक्शन यूज कर लिया। आप फंक्शन का नेम भी चेंज कर सकते हो। देन नेगेटिव लाइक्लीहुड फंक्शन विल बी -987 इंटू लॉग लैम्डा प्लस लैम्डा इंटू एस, और नेगेटिव लाइक्लीहुड आप पास करवा दो, नेगेटिव लाइक्लीहुड आप रिटर्न करवा दो। अब एनएलएम फंक्शन के अंदर क्या चाहिए हमें? एक हमें फंक्शन चाहिए, और आपको याद है जब हम कोई भी चीज हिट एंड ट्रायल करते हैं तो इनिशियल पैरामीटर में देना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें एक इनिशियल पैरामीटर पास करवाना पड़ेगा, तो वो इनिशियल पैरामीटर क्या करेगा? उसी के अराउंड वो पहले एस्टिमेट करने की कोशिश करेगा लैम्डा की वैल्यूज। तो यहाँ पे हमारा इनिशियल गेस क्या हो सकता है? हम वही वाला इनिशियल गेस ले सकते हैं जहां से हमने अपना डेटा जनरेट करा था। डेटा जनरेट किस वैल्यू से करा था? लैम्डा इक्वल्स टू 0.01 से। तो इसको हम पी के अंदर पास करवा रहे हैं। तो क्या मैंने करा? एनएलएम के अंदर वो फंक्शन पास करवाया एंड देन पैरामीटर पास करवाया, p इक्वल्स टू 0.01। तो इस लाइन को अगर मैं रन करूं, अच्छा पहले ये वाला फंक्शन रन कर देते हैं। लेट अस रन दिस फंक्शन फर्स्ट, देन लेट मी जस्ट सिंपली रन दिस नेगेटिव लाइक्लीहुड। तो देखो यहाँ पे वो क्या बता रहा है? मिनिमम जो आ रहा है 5509, क्योंकि वो माइनस था, -1 से मल्टीप्लाई करके तो चेंज होके आ गया। एस्टिमेट, लैम्डा का एस्टिमेट आ गया आपका 0.01022309। इसको अगर हम कंपेयर कराएं पहले वाले से, देखो पॉइंट क्लोज, पहले कितना आया था? 0.01023176 और कितना आया? 0.012320, क्वाइट क्लोज। और अगर आपको डायरेक्टली इस एनएलएम फंक्शन से सिर्फ एस्टिमेट की वैल्यू चाहिए, आप बोल रहे हो ग्रेडियंट, कोड, आइट्रेशंस, इन सबसे मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं डायरेक्टली ये रन कर दूंगा और मुझे लैम्डा का एस्टिमेट डायरेक्टली मिल जाएगा। तो डॉलर एस्टिमेट करके वो सीधा आपको एस्टिमेट दे देगा। समझ आया? तो एनएलएम फंक्शन में फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनएलएम इज नॉन लीनियर मिनिमाइजेशन। हम इससे एमएलए कैसे फेच कर रहे हैं? हम पहले लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन जो हमने CS1 CS2 में सीखा है उसको सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और ताकि जब इसके अंदर हम डालें तो उस फंक्शन को मिनिमाइज करें। कर हम मैक्सिमाइज रहे हैं, लेकिन हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे उस फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे तो हमें अपना मैक्सिमा ही मिलेगा, और फिर हमें अपना लैम्डा का एस्टिमेट मिल जाएगा यूजिंग अवर
NLM function in R. This has been given in your core reading as well. You can go through your core reading. सारे फंक्शंस जो हम यूज कर रहे हैं, आपको लगेगा कि IFO तो नए नए फंक्शंस यूज करवाता है, लेकिन सब कुछ आपके कोर रीडिंग में गिवन है, नथिंग न्यू. स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टिल हियर? जल्दी से. तो आई थिंक किसी बच्चे ने डाउट्स पोर्टल पे भी डाला था और मेरे पास कुछ कुछ व्हाट्सएप चैट्स पे भी क्वेश्चन पूछा गया था. अगर उनमें से कोई बच्चे अवेलेबल है आज के सेशन में, सो क्विकली कंफर्म मी, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? क्विकली यस और नो, क्विकली यस और नो. ओके, स्टार्टेड रिसीविंग अ लॉट ऑफ येसेस दिस टाइम. बहुत इजी फंक्शन था, सबको क्लियर है. तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं. मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी एक दो सेशंस और करने की, ठीक है. और कल हम जो आप लोगों ने पोर्टल पे डाउट्स डाल रखे हैं, जो आप अवेलेबल नहीं थे कल के सेशन में, तो ठीक है, हम कल, मैं लास्ट में आपको बोल रहा हूँ, कल भी अवेलेबल नहीं हो देन आई विल नॉट बी गिविंग यू दिस थिंग, ठीक है. तो कल 5:30 पे मिलते हैं, आपके जो डाउट पोर्टल के क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस करते हैं. Okay students, so that's it from my side. We'll continue in the next session.